तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। धर्मस्थला में मामले की जांच जारी है। 13 साइट पे अभी खुदाई होनी है। बस वहाँ से सिर्फ एक खबर है और वो ये कि अब धर्मस्थला में जो लोग सच्चाई बाहर लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, वो दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। कल कुछ ऐसी चीज़ें हुई, थोड़ा वायलेंस हुआ, फिर पुलिस बाकी लोगों को दखल देना पड़ा। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से लोगों के अंदर थोड़ी सी टेंशन भी बढ़ रही है। इस बीच एसआईटी ने कहा है कि उसके पास ये पावर नहीं है कि जो भी नया कंप्लेंट आए तो वो उसे दर्ज करे और फिर उसकी तहकीकात करे। ये काम पुलिस का है। तो अब ये भी हो रहा है कि जो भी इस धर्मस्थला की लाशों की पहली से जुड़े हुए मामले हैं वो सीधे एसआईटी को दिया जाए। इस दौरान में कर्नाटक के फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर जो जंगल से कुछ हड्डियाँ मिली साइट नंबर 11A से, तो उन्होंने कहा कि वो इसकी जांच करेंगे और जंगल जो कि रिजर्व फॉरेस्ट है और वहाँ तक कोई लाश ले जाए, लाश को दफनाए, तो इसके लिए फॉरेस्ट ऑफिसर जिम्मेदार हैं जिनकी वहाँ पर ड्यूटी और तैनाती है, तो वो उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे। इधर शिकायतकर्ताओं का सामने आना जारी है। बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं और वो पुलिस से कह रहे हैं कि और एसआईटी से कि हाँ, जो शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी है उसने सही कहा, यहाँ पर बहुत सारी लाशें दफनाई गई लेकिन अब तक सब डर की वजह से खामोश थे। पर अब इतनी भारी भरकम एसआईटी टीम, पुलिस टीम, कर्नाटका सरकार की तरफ से ऑर्डर, मीडिया का जमावड़ा, उसकी वजह से उनके हौसले खुले और अब एक एक कर वो सारे लोग सामने आ रहे हैं। तो इसमें फ़िलहाल इतना अपडेट था, मैंने कहा आज की अपडेट इतना दे दूँ। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कर्नाटका की धर्मस्थला की खुदाई पर तो पूरे देश की नज़र है। इसी खामोशी के बीच अचानक केरल में एक घर और उसके आसपास की भी खुदाई हो रही थी। धर्मस्थला से इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस खुदाई ने हर एक को हैरान कर दिया। इस खुदाई से जो सच्चाई बाहर आई उसने शायद केरल के सबसे लेटेस्ट एक नए सीरियल किलर को जन्म दे दिया है। ये कहानी है केरल के अलापुझा डिस्ट्रिक्ट की और कहानी शुरू होती है एक लेडी से जिसका नाम है मैथ्यू उर्फ जैनम्मा। मैथ्यू उर्फ जैनम्मा करीब अलापुझा से 47 किलोमीटर दूर कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। लास्ट ईयर दिसंबर में वो अचानक गायब हो गई। अब गायब हो गई, पुलिस में घर वालों ने रिपोर्ट लिखाई, बट जैसा कि पुलिस का रवैया शुरुआत में होता है, पुलिस ने रिपोर्ट लिखी लेकिन खोज खबर ली नहीं और इस तरीके से जो है जैनम्मा है वो गायब है, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। अब जैनम्मा के रिश्तेदार लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं कि भाई ढूंढ दो, कुछ करो, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो आखिरकार जैनम्मा के भाई सीधे कोर्ट पहुंच जाते हैं, केरल के हाई कोर्ट, और वहाँ जाकर कहते हैं कि उनकी सिस्टर दिसंबर से गायब है और पुलिस कोई मदद नहीं कर रही ढूंढने में। तब जाकर हाई कोर्ट को दखल देना पड़ता है और फिर पुलिस को ऑर्डर देना पड़ता है कि आप इस केस को लीजिए और जैनम्मा को ढूंढिए। अब चूंकि कोर्ट की फटकार लगी, पुलिस ने अपनी तलाश शुरू की। अब पुलिस ने जब तलाश शुरू की तो कहाँ दिसंबर में गायब हुई थी, अब लगभग 5-6 महीने बीत चुके थे, फिर भी पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो दिसंबर की जिस तारीख को जैनम्मा गायब हुई थी उस तारीख के हिसाब से जो जैनम्मा का मोबाइल था, पुलिस ने उसके कॉल डिटेल निकाले और उसके लोकेशन को ट्रेस करना शुरू किया। जब पुलिस ने देखा कि उसका मोबाइल तो दिसंबर के बाद बंद हो गया था, लेकिन फिर अचानक पता चला कि 2 महीने बाद फरवरी में उसका मोबाइल एक बार और ऑन हुआ था। और इत्तेफाक से ये दोनों मोबाइल जब बंद हुआ और जब 2 महीने बाद ऑन हुआ, दोनों का लोकेशन एक था और ये लोकेशन इसी पल्लीपुरम नाम की एक जगह वहाँ का दिखा रहा था। अब पुलिस उस लोकेशन पर पहुँचती है। अच्छा, ये मामला हाईकोर्ट के आदेश पर क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था। तो पुलिस उस लोकेशन पर पहुँचती है जहाँ आखिरी बार दोनों कॉल बंद हुए और वही लोकेशन दिखा रहा। जब पुलिस पहुंची तो वहाँ पता चला कि ये एक घर है और तो आसपास में कुछ है नहीं, और ये घर एक सेबेस्टियन नाम के शख्स का है जिसकी उम्र करीब 68 ईयर 68 साल है, पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। अब पुलिस पहुंचती है घर सेबेस्टियन के
जब सेबेस्टियन के घर पहुंचती है, पूछताछ करती है, वो कहता है मैं तो जानता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। अब पुलिस सेबेस्टियन के ट्रैक रिकॉर्ड को ढूंढना शुरू करती है। जब ट्रैक रिकॉर्ड को ढूंढना शुरू करती है तो एक केस पर पुलिस की नज़र पड़ती है। ये केस था बिंदु पद्मनाभन नाम की एक महिला की, जिसकी उम्र भी 45-50 थी, जैसे इस महिला की थी। तो उस केस में पुलिस में बाकायदा कंप्लेंट दर्ज था और उस कंप्लेंट में बिंदु के घर वालों ने लिखा था कि एक प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त हो रही थी, जिसके लिए वो सेबेस्टियन से मिली थी। सेबेस्टियन ने कुछ फ्रॉड किया और उसके बाद इसी खरीद फरोख्त के दौरान बिंदु गायब हो गई और आज तक उसका पता नहीं। अब पुलिस के कान खड़े हुए कि अभी वो इस केस में एक महिला को ढूंढ रही है जो गायब है दिसंबर 2024 से, जैनम्मा, और अभी ये बिंदु भी गायब है जिसके खिलाफ बाकायदा इसी सेबेस्टियन का नाम दर्ज है कंप्लेंट में। और कमाल ये है कि जैनम्मा का भी लास्ट लोकेशन सेबेस्टियन का घर दिखा रहा है। पुलिस को लगा कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने कोर्ट से ऑर्डर लिया, उसके बाद सेबेस्टियन के घर पहुंच गई। जब सेबेस्टियन के घर पहुंची तो पुलिस ने कहा कि अब तलाशी लेते हैं, तो जीपीआर सिस्टम, बाकी मजदूर, इन सब के साथ वहाँ पहुंची, मीडिया भी पहुंच गई। ये तस्वीर उस वक्त की है जब उस घर में और गड्ढे में पानी जमा है और आसपास में पौंड है, नदी है, घर के अंदर टाइल्स है। तो पुलिस ने कहा खुदाई करते हैं। जब पुलिस ने खुदाई की वहाँ, तो पुलिस हैरान रह गई। सेबेस्टियन के घर के अंदर से गड्ढों में और ज़मीन के नीचे इंसानी हड्डियाँ मिलती हैं, जिसमें दांत, खून के धब्बे मिलते हैं, महिलाओं के कपड़े मिलते हैं, लेडीज़ बैग मिलता है। और ये सारी चीज़ें देखकर अब पुलिस हैरान कि एक 68 ईयर बुज़ुर्ग सेबेस्टियन, उसके घर में ये सारी चीज़ें दफन कैसे हैं। वही सारी चीज़ें जिसको धर्मस्थला में भी ढूंढ कर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब जब ये सारी चीज़ें मिली और सेबेस्टियन से पूछा तो सेबेस्टियन ने कहा मुझे इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने शक के बिना पर उसे हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर अब उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट कहता मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अब उसकी उम्र भी ऐसी है कि पुलिस को भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि पता नहीं वो सही जा रही है अपने इन्वेस्टिगेशन पे, गलत जा रही है। अब ये सारी चीज़ें तो मिल गई। इसको मिलने के बाद अब पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। अब पुलिस ने अपनी जांच और आगे बढ़ाई। अब जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि इससे पहले एक केस दर्ज था सेबेस्टियन के बारे में, जो अभी मैंने आपको बताया, और ये बिंदु नाम की महिला थी। 2006 का ये मामला था, मतलब 14-5-19 साल पुराना। और ख़रीद फरोख्त के दौरान ही कुछ आपस में झगड़ा हुआ और बिंदु गायब हो गई। अब जब बिंदु के केस की पुलिस ने जांच की तो पता चला 2006 में जिस दिन बिंदु गायब हुई थी, उस दिन लास्ट टाइम वो इसी सेबेस्टियन से मिलने उसके घर गई थी। अब पुलिस को लगा कि आखिरी लोकेशन जैनम्मा का घर पर, आखिरी लोकेशन बिंदु का घर पर, कुछ तो गड़बड़ है। अब करीब बिंदु को गायब हुए, बिंदु चूंकि अकेली रहती थी तो किसी ने रिपोर्ट भी नहीं लिखाई। 2006 का मामला था। 11 साल के बाद बिंदु के भाई ने पहली बार, इटली में रहता है वो, उसे अपनी बहन की खबर आई कि मतलब कहीं है नहीं, बात हो नहीं रही। तब उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी जाकर कि मेरी बहन गायब है। पुलिस ने पूछा किसी से दुश्मनी, झगड़ा? उसने कहा नहीं, उसकी एक प्रॉपर्टी की डील थी एक प्रॉपर्टी डीलर से, उसने बताया था कुछ झगड़ा हुआ, और वो प्रॉपर्टी बिंदु की करीब कई करोड़ रुपए की थी। अब पुलिस की आंखें खुली कि 2006 से गायब, 11 ईयर आफ्टर कंप्लेंट दर्ज, मतलब 2017 में, लेकिन फिर भी पुलिस ने कुछ किया नहीं था। अब अभी इन दोनों के बारे में पुलिस तफ्तीश कर ही रही थी कि तभी 2012 का एक केस सामने आया। अब चूंकि अब तक 2 महिला हो गई थी, पता चला एक आयशा नाम की लड़की है, महिला, बल्कि ये सभी की उम्र 40-50 से 55 के दरमियान। आयशा 2012 से गायब है। अब पता चला कि आयशा का भी सेबेस्टियन के घर आना जाना था। पोर्टफोलियो उसका, एज और बाकी चीज़ें, सारे केस एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। 2000 में मिली और आयशा गायब। अब पुलिस आयशा के केस की भी तफ्तीश करने लगी। फिर पुलिस ने कहा कि हाल फिलहाल में इस इलाके में और भी कुछ महिलाएं गायब हुई हैं क्या?
अब ये कि बहुत सारी हुई हैं तो किन किन को ढूंढा जाए। तो फिर पुलिस ने एक पैटर्न निकाला, चाहे वो जैनम्मा हो, चाहे बिंदु हो या आयशा हो, कि ये सभी 40 या 45 प्लस थी या 50 प्लस। तब पुलिस ने शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया कि क्या 40, 45, 50 प्लस और भी महिला गायब हुई हैं। एक कामयाबी फौरन हाथ लगी। पता चला कि एक सिंधु नाम की भी महिला गायब है और उसको भी गायब हुए कई बरस हो गए। अब जब सिंधु के बारे में तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि सिंधु का भी आखिरी कनेक्शन जाकर सेबेस्टियन से ही मिलता है। अब पुलिस को लगा कि नहीं, ये कोई 1-2 केस या वैसा मामला नहीं, ये एक सीरियल किलिंग का मामला है और सेबेस्टियन एक सीरियल किलर है। अब पुलिस ने फिर फैसला किया कि सिर्फ घर नहीं, आसपास की सारी जगहों की खुदाई करेंगे, उस जीपीआर सिस्टम से ढूंढेंगे जिससे ज़मीन के अंदर लाशें दफन हो तो पता चले। अब जीपीआर सिस्टम को लगाया गया अभी 4 अगस्त को। तो वहाँ से 3 जगहों पर कुछ सबूत मिले। सिस्टम ने बताया कि यहाँ पे कुछ लाशें हैं। पुलिस ने वहाँ से कुछ हड्डियाँ बरामद की। इसके बाद अब पुलिस ने कहा सिर्फ घर नहीं, आसपास में भी ढूंढते हैं। तो पास में ही एक पौंड है, वहाँ पर पुलिस ने वहाँ ढूंढा। वहाँ से फिर महिलाओं के कपड़े मिले, लेडीज़ पर्स मिले और कुछ हड्डियाँ भी मिली। अब पुलिस का दिमाग घूमा कि अभी तक घर के अंदर से ये सारी चीज़ें, अब घर के पास पौंड में भी। अब ये हुआ कि जब पुलिस ने देखना शुरू किया तो यही कि करीब 2003, 6, 12 मतलब 20 साल पुराने मामले हैं। अब इसके बाद पुलिस को कुछ और महिलाओं के भी गायब होने की खबर मिली और कहीं ना कहीं कनेक्शन अब जाकर सेबेस्टियन से ही मिल रहा है। फिर पुलिस ने पूरे केस को जब स्टडी किया तो ये पाया कि ये सारी महिलाओं की प्रोफाइल एक जैसे, इनमें से ज़्यादातर अकेली रहती थी और जो गायब भी हो जाए तो कोई ढूंढने वाला नहीं, अगर कोई है तो बाहर विदेश में है। सभी का कोई ना कोई प्रॉपर्टी का कनेक्शन था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये सीरियल किलिंग का मामला है। पौंड से, घर की खुदाई से, अभी भी टाइल्स वाइल्स की खुदाई का काम चल रहा है वहाँ पर। और पुलिस को अब डर है कि कहीं लाशों की तादाद बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मामला 20 साल पुराना है। फिलहाल केरल पुलिस न सिर्फ इस इलाके में बल्कि दूर दूर के इलाकों में उन मिसिंग विमेंस की लिस्ट निकाल रही है जिनको गायब हुए 15, 20, 25 साल हो चुके हैं। और सारी जो अभी तक बरामद हुई हैं इंसानी हड्डियाँ, कंकाल, कपड़े, पर्स, इन सभी को डीएनए के लिए भेजा गया है और जो जो फैमिली मिसिंग है उनके फैमिली के साथ इसको जोड़ा जाएगा। फिलहाल सेबेस्टियन ने अपना मुंह नहीं खोला है और उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। वो लगातार कह रहा है मैं बेकसूर है। लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है अभी तक की, जो पुलिस ने इसमें से कहानी निकाली है, उस कहानी के हिसाब से मोडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका जो सेबेस्टियन का था वो ये कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर था। जिस इलाके में रहता था वहाँ सुनसान जगह है, अच्छा खासा इसने घर बना रखा था, अकेला रहता उस घर में। इसकी खास तौर पर उन औरतों पर नज़र होती थी जिनके पास प्रॉपर्टी हो और जिनके आगे पीछे ना हो, और कोई हो भी तो विदेश में हो, लोकल ना रहता हो। तो पहले तो उसने सीधे प्रॉपर्टी के लेन देन का काम शुरू किया। फिर उसका दिमाग चला, उसने कहा ऐसी महिलाओं को पकड़ो, पुरुषों को नहीं, क्योंकि फिर उनसे झगड़ा बाकी चीज़ें होंगी। जिनका प्रॉपर्टी हो और उसको प्रॉपर्टी को हड़प ले और महिला को मार दे तो किसी को कोई खबर लेने वाला ना हो। फिर इसने टारगेट करना शुरू किया अधेड़ उम्र की महिलाओं को, उनके साथ प्रॉपर्टी की बातें करता, फिर घर लाता और घर में उनका कत्ल कर देता। कत्ल करने के बाद कई लाशों को उसने जलाया, क्योंकि जो घर से लाशें मिली हैं उनमें से कुछ जली हुई हड्डियाँ, बाकी चीज़ें मिली हैं, कपड़े भी। और फिर उन्हें पहले घर के अंदर ही दफना देता, अलग अलग गड्ढे करके, और कुछ चीज़ें बराबर में एक पौंड है वहाँ पर जाकर फेंक देता। तो केरल पुलिस का डर यही है कि ये एक नया और लेटेस्ट सीरियल किलर है जो सिर्फ महिलाओं को मारता और मारने के बाद अपने घर में ही और घर के आस पड़ोस में दफना देता। 4 महिलाओं की कहानी तो सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस को अंदेशा है कि गिनती 4 पे नहीं रुकेगी और अभी खुदाई का काम चल रहा है। अब जो बाकी मिसिंग महिलाएं हैं वो भी अब एक एक करके सामने आ रही हैं। तो आने वाले वक्त में केरल की इस क्राइम ब्रांच की टीम को लगता है कि उनके पड़ोस उधर कर्नाटका में जो चल रहा है, केरल में भी इस सीरियल किलर सेबेस्टियन के रूप में, अच्छा
उम्र भी 68 साल, लेकिन अब भी सीरियल क्लीन। पुलिस की कस्टडी में है और पूछताछ जारी है, लेकिन जो केरल पुलिस के सोर्सेज, उनका कहना है कि वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा है। तो जब तक सारे सबूत पुख्ता डीएनए के रिपोर्ट ना आ जाए तब तक पुलिस आगे कुछ कर नहीं सकती। लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। लाशों की तलाश में कर्नाटका के अलावा केरल पुलिस भी इस सेबेस्टियन के हाथों मारी गई महिलाओं की लाशें या फिर उनके कंकाल के अवशेष या हड्डियाँ लगातार ढूंढ रही हैं। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज वंदना, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वंदना। और ये विनोद दयानी जी की पत्नी है। साथ ही अशोक कुमार बारले का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अशोक बारले जी। और ये भेजा है ललिता, ललित, विद्या रानी, कमलेश एंड विजय बारले ने। अतुल पांडे, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अतुल पांडे। साथ ही मोहिनी कुमारी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोहिनी। और ये भेजा है राजीव रंजन ने। इसके अलावा मोहम्मद अखलाक, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अखलाक। और ये भेजा है तबस्सुम ने, तबस्सुम के हस्बैंड है अखलाक। अमित नेगी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमित। और ये भेजा है शिल्पी नेगी ने, शिल्पी नेगी के हस्बैंड हैं। इसके अलावा वंदना भारद्वाज, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे वंदना भारद्वाज। और ये भेजा है राहुल भारद्वाज ने, राहुल की सिस्टर है वंदना। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।